नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ। बीपीएससी करंट अपडेट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि जो बिहार राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके सामने हम लेकर आए। तो देखते हैं इस सप्ताह के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में बिहार सरकार ने किस ऐतिहासिक शहर का नाम आधिकारिक रूप से बदल दिया है? विकल्प आपके सामने है, पटना, राजगीर, गया या नालंदा। तो इसका सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है विकल्प सी, गया। दरअसल गया, आप जानते हैं कि गया राज्य जो है बिहार में, अगर पहले तो उसकी स्थिति देख लें, यहां पर इसकी स्थिति है। और गया, आप जानते हैं कि गया का महत्व काफी है। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो यहाँ पर श्राद्ध देने लोग जाते हैं, पिंड दान करने जाते हैं, तो सांस्कृतिक महत्व तो इसका है ही। साथ ही साथ गौतम बुद्ध को जिस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया, वो भी इसी गया में स्थित है। अब इसका नाम ही बदल दिया गया है। ये प्राचीन रूप से, अगर ऐतिहासिक रूप से बात किया जाए तो जो मगध साम्राज्य था, उस मगध साम्राज्य का एक हिस्सा था, पार्ट था, जो कि भारतीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण था। अगर षोडश महाजनपद की बात करें, जिसमें कि काशी, कौशलंग, मगध ये आते थे, तो मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था। अब ये फल्गु नदी के तट पर स्थित है। अगर गया की बात करें तो यहाँ पर जो नदी है वो फल्गु नदी है, उसी के तट पर स्थित है। आध्यात्मिक और भौगोलिक महत्व इसका काफी है। ये प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है, तो याद रखिएगा। अब पितृपक्ष का जो त्योहार होता है, विशेष तौर पर यहाँ लाखों लोग आते हैं अपने पूर्वजों के सम्मान में। पिंड दान करने की एक यहाँ पर प्रथा होती है, उसको यहाँ पर किया जाता है। पौराणिक मान्यता भी है कि इस स्थान पर जो त्रेता युग था, वहां पर एक राक्षस था इसी गया में। उसने क्या किया? उसका नाम था गयासुर। वो एक यहाँ पर आया और भगवान विष्णु से उसने उनकी पूजा की, उनके लिए तपस्या की। और जब भगवान विष्णु प्रकट हुए तो उन्होंने इस राक्षस को वरदान दिया, और उनके वरदान से ये पुण्यात्मा में बदल जाता है, और उसी की वजह से इस स्थान का नाम भी पड़ गया। हालांकि एक पौराणिक मान्यता है। इसके अलावा बोध गया की भी स्थिति यहाँ है, जो गौतम बुद्ध से संबंधित है। महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो भी यहीं पर है, इसी जनपद में। विश्व में सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गया जी में, जिसका अब नाम गया जी हो गया है, मंगला गौरी, श्रृंग स्थान, रामशिला, ब्रह्मयोनि जैसी पवित्र पहाड़ियां हैं, और इन पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है मंगला गौरी, श्रृंग स्थान, रामशिला, ब्रह्मयोनि, ये सारी पहाड़ियां कहां पर हैं? तो गया जनपद में है, इससे ये घिरा हुआ स्थान है। अब आपको पता है कि जो पितृपक्ष होता है, अगर इसकी बात करें तो ये श्राद्ध जिसको कहा जाता है, सितंबर अक्टूबर के महीने में, जो आश्विन, अगर हिंदू माह की बात करें तो आश्विन चंद्र माह के दौरान मनाया जाने वाला एक 16 दिवसीय हिंदू त्योहार है, जिसमें कि पूर्णिमा के दिन इसकी शुरुआत होती है और अमावस्या के दिन इसकी समाप्ति हो जाती है। तो गया का नाम गया जी हो गया, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 से संबंधित। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में आयोजित हुआ है, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको तो विस्तार से आपको पढ़ना है। अब इससे संबंधित ये प्रश्न है कि पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है वो संपन्न हुआ है, इसमें पहले स्थान पर कौन सा है? राज्य आपको बताना है, हरियाणा, कर्नाटक, दिल्ली या महाराष्ट्र। तो देखिए यहाँ पर पहले स्थान पर है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र, अब तक ये 7 संस्करण इसके हो चुके हैं, जिसमें से महाराष्ट्र ने, अगर आप देखेंगे तो लगभग 5 संस्करण में वो शीर्ष पर रहा है। तो देखते हैं आगे। तो देखिए 4 से 15 मई 2025 तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का बिहार में आयोजन हुआ है। अब इसके बारे में अगर देखिए तो ये यूथ गेम्स जो है, इसका आयोजन बिहार के 5 जिलों में हुआ है। कहां कहां? पटना में, राजगीर में, बेगूसराय में, गया में और भागलपुर में। इन जगहों पर कुछ कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, तो 5 जगहों पर मिलाकर इसका आयोजन हुआ है। साथ ही साथ याद रखिएगा, बिहार से बाहर भी कुछ प्रतियोगिताएं हुई हैं। कुछ स्पर्धाएं, जो 3 प्रमुख स्पर्धाएं उसमें हैं, कौन कौन सी? जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग। ये कहां पर हुई हैं? तो ये नई दिल्ली में हुई है। तो याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स वैसे तो बिहार में हुआ है, लेकिन 3 जो प्रमुख स्पर्धाएं हैं, जिसमें कि जिम्नास्टिक हो गया, शूटिंग हो गया और साइकिलिंग हो गया, ये नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। गज सिम्हा इस बार के खेलों का शुभंकर था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या शुभंकर था? तो गज सिम्हा शुभंकर था, याद रखेंगे। और 12 दिवसीय ये आयोजन था, 27 खेल इसमें हुए, जिसमें कि कुल 285 गोल्ड प्रदान किए गए, स्वर्ण प्रदान किए गए। अब स्थान देख लेते हैं तो महाराष्ट्र को कुल कितने पदक प्राप्त हुए? 158 पदक प्राप्त हुए। 58 स्वर्ण महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ, 47 रजत और 53 कांस्य, और इसने पहला स्थान प्राप्त किया। अब तक अगर देखें तो 5 बार 2019 में, 20 में, 23, 24 और 25 में ये अग्रणी रहा है, यानी सबसे ऊपर रहा है। दूसरे स्थान पर कौन राज्य था? तो हरियाणा था,
117 पदकों के साथ, जिसमें कि 39 स्वर्ण थे, और तीसरे स्थान पर राजस्थान था जो कि 60 पदकों के साथ, जिसमें कि 24 स्वर्ण शामिल थे। तो पहला, दूसरा, तीसरा स्थान तो आप याद रखेंगे ही। बिहार का स्थान इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार में आयोजित हुआ, बिहार इसकी मेजबानी कर रहा था। तो बिहार के प्रदर्शन की बात करें तो अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के हिसाब से। अगर पिछले बार के प्रदर्शन की तुलना में देखें तो इसने 6 स्थान का छलांग लगाया है बिहार राज्य ने, और 21वें स्थान से 15वें स्थान पर आया है। मेजबान बिहार जो था उसने कुल 36 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण थे, 11 रजत थे और 18 कांस्य पदक थे, और 15वां स्थान इसने प्राप्त किया है। और इससे पहले के संस्करण में, छठे संस्करण में देखें तो वो 21वें स्थान पर था। तो 6 स्थानों की छलांग इसने लगाई है, और पहली बार बिहार ने इतने अच्छे प्रदर्शन को किया है जिसमें कि इतने ज्यादा पदक उसने जीते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य याद रखेंगे। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन PMFME योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए किस राज्य ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? क्योंकि बिहार राज्य ने ही किया है, इसका जवाब डी विकल्प ही है, इसलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया है। तो याद रखेंगे आप कि जब भी आपके सामने यह प्रश्न आए PMFME, इस श्रेणी में बिहार ने क्या किया है? उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। तो याद रखिएगा डी, बिहार ही इसका सही विकल्प है। अब प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन जो योजना है, इसमें बिहार ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या है इस योजना का उद्देश्य? तो खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग होता है उसमें जो असंगठित क्षेत्र होते हैं, असंगठित क्षेत्र मतलब जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, छोटे छोटे जो क्षेत्र होते हैं, कोई पापड़ बना रहा है, कोई दलिया बना रहा है, कोई इस तरह की छोटी छोटी सी मसाला बना रहा है, तो इस तरह के असंगठित जो क्षेत्र होते हैं जो खाद्य प्रसंस्करण का काम करते हैं, तो उसमें जो मौजूदा निजी सूक्ष्म उद्यम है उसमें कंपटीशन को कैसे बढ़ाया जाए, इनको कैसे और ज्यादा स्किल बनाया जाए, इनको कैसे संसाधन उपलब्ध कराया जाए, यही इसका उद्देश्य है। इस योजना में 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2021 से 2024-25 तक के लिए 5 वर्ष के लिए इसको ये योजना लागू है। अब इसमें अगर देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे खाद्य बनाने वाले उद्योग हैं, जैसे कोई अचार बनाता है, पापड़ बनाता है, मसाला, आटा, चक्की, बेकरी, ये सब होते हैं जो बिना सरकारी रजिस्ट्रेशन के चलते रहते हैं, इसको असंगठित क्षेत्र हम कहते हैं। अब छोटे खाद्य उद्योगों की जो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, उसको, उसकी ताकत को कैसे बढ़ाया जाए, यानी कि बड़े ब्रांडों से उसका मुकाबला कैसे हो सके। तो इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो इनका सरकारी रजिस्ट्री, इनकी मतलब रजिस्ट्रेशन इनका कराना होगा, जिससे कि इनको टेक्नोलॉजी के तौर पर तकनीकी मदद इनको दी जा सके। साथ ही साथ ये औपचारिक रूप से यानी फॉर्मल सेक्टर में आ जाएं। अभी तक असंगठित क्षेत्र में, इनको फॉर्मल सेक्टर में ले आना भी इसका उद्देश्य है। इनको मशीनें उपलब्ध करा दी जाए। कोई खाद्य पदार्थ बना रहे हैं तो उसकी पैकेजिंग कैसे अच्छी हो सकती है, उसकी मार्केटिंग कैसे अच्छी हो सकती है, कौशल प्रशिक्षण दे दिया जाए कि कैसे और बेहतर किया जा सकता है। ऐसी सुविधाएं देके इनको हम कह सकते हैं फॉर्मल सेक्टर में लाना इसका उद्देश्य है, ताकि इनकी प्रतिस्पर्धा को और बढ़ाया जा सके। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल बायर सेलर मीट 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? विकल्प आपके सामने है, दिल्ली, पटना, मुंबई, रांची। तो देखिए, जाहिर सी बात है, प्रदेश से संबंधित आपके प्रश्न है, तो पटना में बायर सेलर मीट 2025 का आयोजन हो रहा है, बिहार की जो राजधानी है। अगर हम बात करें तो कहां हो रहा है, तो ज्ञान भवन, पटना, 19 मई 2025। ये 2 दिवसीय आयोजन था, और आयोजक में कौन कौन था? तो इसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय था, सहभागी संस्थाओं के तौर पर एपिडा यानी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया और बिहार उद्योग विभाग। इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत के जो कृषि उत्पाद हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित जो प्रोडक्ट हैं, उनका खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र को, यानी कि जो हम खाद्य प्रसंस्करण का काम कर रहे हैं, उसको वैश्विक मार्केट से हम कैसे उसको उस लायक बना सके, तो वैश्विक मार्केट से कैसे जोड़ सके, निवेश के नए अवसर कैसे बढ़ा सके, कैसे इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ सके, ताकि बिहार को खाद्य प्रसंस्करण के सेंटर के रूप में हम डेवलप कर सके, और किसान और उद्यमी दोनों को सीधे अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों से कनेक्ट कर सके। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खरीदार सीधे आए, यहाँ के किसानों से चीजों को कैसे खरीद पाए, इसलिए इसको शुरू किया गया। अब देखिए, इसमें प्रतिभागी देश विदेश के कई खरीदार थे, यहाँ पर इन्वेस्टर्स भी थे, किसान उत्पादक संगठन भी थे, खाद्य से जुड़े उद्यमी भी थे। तो इस मीट का आयोजन फिलहाल पटना में हुआ है, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने से संबंधित ये किस अंतरराष्ट्रीय परियोजना के लिए इंजन का निर्यात कर रहा है? देखिए, मढ़ौरा जो रेल इंजन आपका कारखाना है, ये इंजन का निर्यात कर रहा है। कहां कर रहा है? तो विकल्प आपके सामने है, अफ्रीकी यूनियन प्रोजेक्ट, गिनी का सिमांडू प्रोजेक्ट, केन्या हाई स्पीड प्रोजेक्ट, बांग्लादेश कोल ट्रेन प्रोजेक्ट। देखिए, ये कर रहा है आपका गिनी का सिमांडू प्रोजेक्ट। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए, ये अपने आप में एक अच्छी उपलब्धि है कि हम बाहर अपने इंजन का निर्यात कर रहे हैं। तो देखिए, गिनी का जो सिमांडू प्रोजेक्ट है,
वहां पर निर्यात किया जा रहा है। मढ़ौरा कहाँ है? तो सारण जिले में है। आप जानते हैं कि इस संस्थान का नाम क्या है? तो इस संस्थान का नाम है WLPL मढ़ौरा लोकोमोटिव प्लांट। किसका उपक्रम है? तो भारत सरकार यानी रेल मंत्रालय और अमेरिकी कंपनी वेबटेक, इनका एक संयुक्त उपक्रम है। दोनों का ये ज्वाइंट वेंचर है। और निर्यात प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो अफ्रीका के गिनी देश के सिमांडू प्रोजेक्ट के लिए 100 इंजन का निर्यात ये कर रहा है और पहली खेप 2025 के अंत तक जाएगी। जून 2025 के अंत तक जाने की संभावना है। इंजन की शक्ति जो है वो 4500 HP से 6000 HP के डीजल इंजन है। ये डीजल इंजन ही निर्यात किए जाएंगे। उत्पादन इनका 17 सितंबर 2018 से ही हो रहा था। अब भारतीय रेलवे को भी ये 700 इंजन लगभग 2028 तक 1000 इंजन, अभी 700 इंजन है, 2028 तक ये 1000 इंजन हो जाएगा, ये देगी। यानी कि मढ़ौरा का जो रेल इंजन बन रहा है वो निर्यात के, अगर इसके दर को देखें, चाहे वो भारतीय रेलवे होगी चाहे बाहर, इसके निर्यात को देखते हुए इसके इंपॉर्टेंस को आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बक्सर जिले में स्थित मेथोडिस्ट अस्पताल किस रोग के निवारण हेतु एक हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है? विकल्प आपके सामने है, मलेरिया, कैंसर, टीबी या डेंगू। तो देखिए ये यक्ष्मा यानी टीबी के लिए एक हब के तौर पर विकसित किया जा रहा है। और किस जिले में स्थित है? तो बक्सर जिले में स्थित है। इससे बिहार के इसके आसपास के जिले तो लाभान्वित होंगे ही, उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले, समीपवर्ती जिले हैं, बलिया, गाजीपुर या आसपास के जिले हैं, वो भी लाभान्वित होंगे। मेथोडिस्ट अस्पताल को यहाँ पर टीबी के निवारण के लिए एक हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर क्या होगा? टीबी का इलाज किया जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखें तो गरीब जो मरीज होते हैं उनको राहत देने के लिए दूर दराज और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को काफी यहाँ पर किफायती इलाज देने की योजना बनाई गई है, जिसके तहत इसको डेवलप किया जा रहा है। यह कदम राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम यानी नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम को और मजबूत बनाएगा, जिसके तहत हमारा ये लक्ष्य है कि हम टीबी को समाप्त करें। 2025 तक ये लक्ष्य है कि टीबी को समाप्त किया जाए। अब इसमें भारत में जो टीबी है उसको खत्म करना इसका लक्ष्य है। टीबी की घटनाओं में 80% कमी लाना, टीबी से होने वाली जो मौत है उसमें 90% की कमी लाना और टीबी रोगियों के लिए शून्य भयावह लागत सुनिश्चित करना। और ये राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017 से 25 द्वारा गाइडेड है यानी निर्देशित है, उसी के तहत ये कदम उठाया जा रहा है। तो फिलहाल 2025 में टीबी उन्मूलन करने का लक्ष्य भी है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एक तरफ लोक नृत्य दिया गया है, दूसरी तरफ आपको मिलान करना है। सही मिलान के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। झिझिया मानसून की प्रतीक्षा में किया जाने वाला नृत्य, झूमर देवी दुर्गा की आराधना हेतु किया जाने वाला नृत्य, कजरी फसल कटाई और सामूहिक उत्सव से संबंधित नृत्य, और छऊ मुखौटे व पौराणिक कहानियों से युक्त नृत्य। तो देखिए यहाँ पर अगर झिझिया की बात करें तो झिझिया का क्या है? पहला आपका है बी हो जाएगा, देवी दुर्गा की आराधना हेतु, ठीक है। तो उसके बाद दूसरे की अगर बात करें, झूमर की बात करें तो फसल कटाई और सामूहिक उत्सव से संबंधित नृत्य हो जाएगा। तो पहले का बी, दूसरे का सी हो गया। तीसरे की अगर बात करें कजरी, कजरी मानसून की प्रतीक्षा में किया जाने वाला नृत्य है, ए हो जाएगा। छऊ की अगर बात करें, छऊ क्या है? तो मुखौटे और पौराणिक कहानियों से युक्त नृत्य हो गया। तो इस तरह से आपका सही विकल्प क्या हो गया? सही विकल्प ए हो गया। देख लेते हैं इसकी व्याख्या पक्ष को। तो देखिए झिझिया की अगर बात करें तो नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नृत्य किया जाता है, महिलाएं करती हैं इस नृत्य को, और एक पारंपरिक नृत्य है। यहाँ पर महिलाएं क्या करती हैं? अपने सिर पे तेल से जो दीपक भरा हुआ होता है, तेल से भरा हुआ दीपक है, उस छिद्रित मिट्टी के बर्तन में रखकर उसको डांस को किया जाता है। तो झिझिया नृत्य याद रखेंगे। झूमर क्या है? ये भी एक जीवंत नृत्य है। फसल कटाई के दौरान जो मौसम होता है और त्योहार के दौरान ये किया जाता है, और पुरुष और महिला दोनों इसमें भाग लेते हैं झूमर नृत्य में। ये फसल की ही खुशी में इस नृत्य को किया जाता है। लयबद्ध चाल होती है, मधुर गीत कृषि जीवन शैली और सांप्रदायिक सद्भाव को दर्शाता है। कजरी की बात करें तो एक मानसून नृत्य है जो कि बारिश की लालसा से जुड़ा हुआ है। महिलाएं समूह में गाती हैं और नृत्य करती हैं। छऊ नृत्य की बात कर लें, मुख्य रूप से वैसे तो देखें तो जो पड़ोसी राज्य हैं, छऊ की बात करें तो झारखंड और ओडिशा, वहां से संबंध है, लेकिन बिहार में भी कुछ हिस्सों में इसको किया जाता है। बिहार में भी इसकी मौजूदगी है, खासकर जो आदिवासी समुदाय है वहां पर। अपने इसमें क्या होता है? तो नाटकीय मुखौटे लगाए जाते हैं, मार्शल इसमें क्रिया होती है, आंदोलन के लिए जाना जाता है, और पौराणिक कथा के जो प्रसंग होते हैं उससे संबंधित होता है। इसमें शारीरिक अभिव्यक्ति भी काफी की जाती है, जैसे मार्शल आर्ट होता है उसी से संबंधित शारीरिक अभिव्यक्ति इसमें होती है। अंत में एक अभ्यास प्रश्न की बारी है और इसकी जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं। इस बार के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने थे, अभ्यास प्रश्न का जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। प्रश्न आपके लिए है कि मढ़ौरा रेल इंजन कारखाना किस अमेरिकी कंपनी के साथ भारत सरकार का संयुक्त उपक्रम है? अगर आपने ध्यान से एपिसोड देखा होगा तो आप जरूर इसका जवाब सही दे लेंगे। विकल्प आपके सामने है, जनरल इलेक्ट्रिक, एल्स्टॉम, वेबटेक या सीमेंस। तो इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।